खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे मैं बात कर रहा था, और उसके जो सबसे बड़े और सबसे पहले थियोरिस्ट हैं टॉमस हॉब्स, उनकी थ्योरी मैंने आपके सामने पेश की। आज हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के दूसरे थियोरिटिशन, थियोरिस्ट कहना चाहिए, जॉन लॉक, उनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। जॉन लॉक भी इंग्लिशमैन थे और उनकी पैदाइश हुई 1632 में एंड ही लिव्ड टिल 1704, सो गुड 70 years प्लस। जॉन लॉक भी जब एज ही ग्रू अप तो इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये क्या कहते हैं, सिविल वॉर और इस किस्म की चीज़ें हो रही थी। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है 1688 की, उसके बाद जो किंग है उसकी एब्सोल्यूट पावर्स को लिमिट कर दिया गया था। और लेकिन लॉक को इंग्लैंड से भागना भी पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। सो his life, as much as that of Hobbes, was surrounded by insecurity. लेकिन देखें, हर पॉलिटिकल थियोरी, चाहे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, मैकेवेली हो, मार्क्स हो, हेगल हो, कहीं ना कहीं किसी ह्यूमन साइकोलॉजी की बुनियाद पे वो थियोरी बनती है। तो हॉब्स की तरह लॉक भी एग्रीड थे, बोथ हैड वर एग्रीड कि स्टेट ऑफ नेचर जो है उसमें प्रॉब्लम थे, जिनका हल सिर्फ एक स्टेट बनाने के ज़रिए हो सकता था। लेकिन हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर जो है, इट्स अ डेली वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। यानी मेरी सर्वाइवल का तरीका ये है कि मैं जो बाकी हैं उनको मारने के लिए तैयार हूँ, अगर ताकि वो पहले मुझे ना मार दें। इस किस्म की इनसिक्योरिटी, हॉब्स कहता है, ख़त्म जब हुई तो एक सॉवरन बनाया गया जिसने सबको सिक्योरिटी ऑफ लाइफ दी, लेकिन साथ साथ उनकी फ्रीडम्स को लिमिट भी किया। हॉब्स थिंक्स के जो ह्यूमन माइंड है ना, इसे कहते हैं, हॉब्स की थ्योरी एम्पिरिसिस्ट, यानी ही लुक्स एट एक्चुअल फैक्ट्स एंड ही ट्राइज टू थियोराइज। तो लॉक की थ्योरी मुख्तलिफ है। ही थिंक्स के ह्यूमन बींग्स के अंदर एक शुरू से ही एक गिवन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, लेकिन हर बच्चा जो है वो एक, जैसे होता है ना, क्लीन स्लेट जिस पे कुछ नहीं लिखा होता, उसके साथ पैदा होता है। जैसे उसके एक्सपीरियंस होते हैं वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इस किस्म की सोच लेके लॉक जो हैं उन्होंने दुनिया की स्टडी की। ही वॉज ट्रेंड इन टू मेडिसिन, तो ही वॉज ऑल्सो गिवन टू एक्सपेरिमेंट्स और ये और वो। तो आप कह सकते हैं कि ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बींग्स किस तरह बिहेव करते हैं, हाँ जी, इन एक्चुअल रियलिटी। सो ही सेज कि प्रॉब्लम क्या था स्टेट ऑफ नेचर में। ये नहीं कि सब एक दूसरे के साथ जंग करने के मूड में थे। नो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि ऑलरेडी स्टेट ऑफ नेचर में इतनी इंटेलिजेंस, इतनी रीजनिंग थी सबके पास कि सबको पता हो कि ये दुरुस्त है, ये गलत है। प्रॉब्लम ये था कि जब किसी सिचुएशन में दो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हों एक ही
इवेंट के मुतालिक, एक ही चीज़ के मुतालिक, तो वहाँ पे कौन फैसला करेगा? हाँ जी। तो प्रॉब्लम ये था कि राइट एंड रॉन्ग तो सब जानते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा जो है वो राइट ही एक्ट करता था। रॉन्ग एक्ट करने वाले भी लोग हैं। इसमें थोड़ी सी क्रिश्चियन जो थियोलॉजी है उसका भी हिस्सा था। अनलाइक हॉब्स, जो कि लोग मानते हैं कि एथिस्ट थे, ऑल्दो ही यूज्ड अ रिलीजियस लैंग्वेज, लेकिन लॉक वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ क्रिश्चियन। हाँ जी, एंग्लिकन क्रिश्चियन। So he wanted to combine God and reason together. तो what did he say? He said कि ये right and wrong का मतलब ये है कि there is a natural law, पहले से एग्जिस्ट करती है स्टेट ऑफ नेचर में, जिसको सब समझते हैं कि हु इज़ राइट, यानी ये गलत है ये सही है। लेकिन कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो उसमें झगड़ा डालते हैं। एंड इफ देर इज़ नो न्यूट्रल पावर to decide between two or three and more contestants on a certain issue, तो वो मसला कैसे रिजॉल्व होगा? तो लॉक देन सेज कि स्टेट बनाने का आइडिया यहाँ से आया कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक स्टेट और एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है। लेट मी गो फर्दर, यानी राइट टू लाइफ हॉब्स ने तो उस पर ही जोर दिया, बाकी सब चीज़ों को उन्होंने सॉवरन के पास छोड़ दिया कि जो हाकिम डिसाइड करे वही होगा, जब तक कि वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर हाथ नहीं डालता। लेकिन लॉक सेज कि स्टेट ऑफ नेचर में गॉड गिवन तो सारी चीज़ें थीं इन अ वर्जन स्टेट। वर्जन क्या होता है? ओरिजिनल स्टेट में। लेकिन जब इंसान ने ये एग्रीकल्चर का टेक्निक्स सीख लिया और ज़मीन के ऊपर उसने अपनी मेहनत से प्रोडक्शन जो है बढ़ा दी, तो मसला अब ये हो गया कि ये वर्जन तो नहीं है, ये तो अब एक ख़ास बंदे की लेबर की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसमें से प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो अगर कोई और आके कहे कि नहीं भाई ये तो मेरा है, ये मुझे भी उतना ही इसमें से हिस्सा दो जितना तुम ले रहे हो, तो देन वहाँ पे झगड़ा हो सकता है। बिकॉज द वन हु हैज़ वर्कड एंड क्रिएटेड द वेल्थ, वो क्लेम करता है कि ये तो मेरा लेबर है, आई हैव अ राइट टू इट। तो देन लॉक सेज कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स among many others in the state of nature. So, apart from the freedom, the right to life, Locke adds the right to property as a right which was already created in the state of nature by the labor of people. देखें, बाद में मार्क्स ने भी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दी है। मार्क्स का जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है वो वर्कर का है और कैपिटलिस्ट उसे एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन लॉक के सामने अभी ये वर्कर और वो वाला डिस्टिंक्शन नहीं थी। फॉर हिम एनीबॉडी हु वर्क्स ऑन लैंड एंड प्रोड्यूसेस वेल्थ बाय व्हाटएवर मीन्स, अपने नौकरों के ज़रिए, अपने स्लेव्स के ज़रिए, उसको हक है कि वो वाली ज़मीन और वो जो प्रोड्यूस है उसको वो क्लेम करे। सो देन टू राइट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉन लॉक, द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसलिए सबसे पहले सब ने मिल के हॉब्स की तरह डिसाइड किया कि ओके, द स्टेट ऑफ नेचर फॉर हॉब्स वॉज अ हॉरिबल situation. For Locke, not a horrible thing. It was quite peaceful and all, but it was constantly coming up with new disputes. जैसे जैसे लोगों ने अपनी प्रोडक्शन के तरीके बदल दिए तो नई नई चीज़ें होनी शुरू हो गई। नेचर में
ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से उसका कैरेक्टर चेंज हुआ, उसमें से प्रोडक्शन बढ़ी, उसकी वैल्यू बढ़ी. सो दिस सो अ स्टेट वाज क्रिएटेड. लेकिन स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स ने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी किया. हॉब्स के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू द सिविल स्टेट. फॉर लॉक देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स. फर्स्ट, टू एस्टैब्लिश द स्टेट. स्टेट ऑफ नेचर ख़त्म हो जाती है, सिविल स्टेट बन जाती है, विच मीन्स अ स्टेट अंडर लॉ. ठीक है, रेगुलेटेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है. सो द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट. हॉब्स के अंदर ये नहीं है, लॉ के अंदर है. टू कॉन्ट्रैक्ट्स. द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट की you are loyal to the government as long as the government protects your right to life and your right to property. आपकी प्रॉपर्टी स्टेट नहीं छीन सकती. दुनिया का जो ये वेस्टर्न सिस्टम है ना, और अब आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, इनमें राइट टू प्रॉपर्टी मानी गई है. वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट टू प्रॉपर्टी इज एनश्राइंड. ठीक है. ठीक है, स्टेट टैक्स लगा सकती है and so on, but property owned legally belongs to you. ये वाली जो है लॉक से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, that whatever is a product of your own effort is your property. साथ लॉक ने एक और इंटरेस्टिंग बात की. उन्होंने कहा जब तक स्टेट ऑफ नेचर में बार्टर था ना, मैंने ये काम किया, आपने एक और काम किया और हमने एक्सचेंज कर दिया, तो पैसे की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन जब मनी आ गया तो वैल्यू जो है वो मनी के अंदर ट्रांसफ़र हो गई, और उसके बाद इम्पॉसिबल हो गया कि ये डिसाइड करना कि ये पैसा किस तरह डिवाइड किया जाए. भाई जिसकी प्रोडक्ट होगी वो उसी के पास पैसा रह जाएगा, और वक्त के साथ वो पैसा उसका बढ़ता जाएगा. सो देन ऑल दैट बिलोंग्स टू the individual who has worked and earned an income. इसकी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड और भी है, सोशल बैकग्राउंड. देखें, सारे यूरोप के अंदर अंडर फ्यूडलिज्म रूल ये था कि जो लॉर्ड्स थे ना, उनकी प्रॉपर्टी उनके फर्स्ट बॉर्न सन, पहला बेटा जो है, सिर्फ उसको मिलती थी. उसके भाइयों को नहीं थी मिलती जो उससे छोटे हैं, और लड़कियों को तो मिलती कोई नहीं थी. तो होता क्या था कि वो लॉर्ड की फैमिली के तो थे, बाकी भाई भी. एक स्टेशन था, एक सोशल उनकी वो प्रेस्टीज थी, लेकिन उनको अपने लिए काम करना पड़ता था कहीं ना कहीं कुछ जाके प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर. प्राइमोजेनिचर मीन्स द फर्स्ट बॉर्न सन, नॉट एनी बॉडी. लड़की तो नो, फर्स्ट बॉर्न सन. तो हुआ क्या कि 14वीं सदी के बाद वेस्टर्न ये कॉलोनियल एक्सपेंशन हुई, और इन्होंने सारी दुनिया से गोल्ड एंड सिल्वर और पता नहीं क्या क्या ये लूट के ले आए. यू नो, मैनी ऑफ द इंग्लिशमैन वर बकनियर्स, दे वर जस्ट पायरेट्स. जाते थे और लूटते थे और ले आते थे. जब इस किस्म की चीज़ें हुई तो वापस दौलत ला के प्रॉब्लम ये था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके अंदर तो रिप्रेजेंटेशन बेसिकली लॉर्ड्स के पास सारी पावर थी, और हाउस ऑफ कॉमन्स का एक ऐसे यू नो दे डिडंट हैव मच पावर, बट देयर वाज अ हाउस ऑफ कॉमन्स. अब लॉक ने कहा कि जिनके पास ये प्रॉपर्टी लेके आए हैं, दे हैव अ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड. तो राइट टू वोट जो है लॉक के जरिए एक्सपेंड हुआ. जैसे मैंने कहा है कि उससे पहले पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द लॉर्ड्स, जो हेरेडिटरी यानी बाप के बाद बेटा, उसके बाद बेटा, ख़ानदानी थी. लेकिन नए लोग आए थे जो इतनी दौलत लेके, क्रूसेड्स से भी पैसे आए थे,
कॉलोनियल एक्सपेंशन से भी आए थे, ट्रेड यूरोप के अंदर बढ़ गई थी तो उससे भी पैसे आए थे, लेकिन इन लोगों के पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन नहीं था पार्लियामेंट में। तो लॉक की वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक्सपैंड हुआ एंड दे गॉट द राइट टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये लॉक की मजीद एक कंट्रीब्यूशन है। सो लॉक वाज सेइंग गवर्नमेंट तो बन जाती है लेकिन गवर्नमेंट की लिमिटेड पावर्स हैं। हॉब्स की तो एब्सोल्यूट थी ना, ऑफ द सॉवरन। नो, द गवर्नमेंट इज देयर ओनली टू प्रोटेक्ट योर टू मेन राइट्स, द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। साथ साथ लॉक ने जो एक, उसे मैं कहता हूँ प्रोटो लिबरल, यानी लिबरल सोच में और भी चेंजेस लॉक ब्रॉट अलाउंग। ही आर्ग्यूड कि ठीक है, मजहबी फ्रीडम भी होना चाहिए। उस ज़माने में कुछ हज़ार मुसलमान, तुर्क और ये और वो इंग्लैंड के अंदर थे, ज्यूज़ थे, कैथलिक्स थे। तो लॉक ने उनके लिए इंग्लैंड के रहने के अंदर एक स्पेस बनाई और वो आर्गुमेंट ये थी कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, राइट टू वोट पार्लियामेंट में, वो तो सिर्फ एंग्लिकन क्रिश्चियंस के पास होगा, लेकिन ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, द थ्री हु वर देयर, दे कैन प्राइवेटली प्रैक्टिस देयर रिलीजन। तो उनकी एक उन्होंने टॉलरेशन पे एक आर्टिकल भी लिखा है जो मैंने जिन वाली बुक में कोट किया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कैथलिक्स जो हैं उनको सियासत में लेने का राइट कोई नहीं है, ये सिर्फ एंग्लिकन क्रिश्चियंस को है, बट दे कैन प्राइवेटली हैव द रिलीजियस फ्रीडम। तो लॉक देन वी वुड से इज द बेसिक थियोरिस्ट ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ द वेस्ट, क्योंकि उन्होंने हर वो आर्ग्यूमेंट दी जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की सैंक्टिटी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया। टॉलरेंस पे भी बात हुई, रिलीजियस फ्रीडम पे भी बात हुई, बट विथ अ डिस्टिंक्शन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो लॉक का है ना, उसके अंदर स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉब्लम खड़े होते हैं, लेकिन वो कोई वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल नहीं है। इट्स क्वाइट पीसफुल, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स एज टू हु हैज़ द राइट टू अ सर्टन प्रोडक्ट इन नेचर, उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेट बनाई गई और स्टेट को रन करने के लिए गवर्नमेंट बनाई गई। और गवर्नमेंट के साथ यू आर टू ओबे द गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज इट प्रोटेक्ट्स योर लाइफ एंड योर राइट, योर प्रॉपर्टी। तो लॉक ने यह भी कहा कि राइट टू रिबेलियन है हर एक के पास। हॉब्स में तो राइट टू रिबेलियन है ही नहीं ना, क्योंकि अगर आप ओवरथ्रो कर दें सॉवरन को तो वो तो सॉवरन ही नहीं रहता। सॉवरन तो वो है जो कंप्लीटली जिसकी अथॉरिटी माननी जाती हो। लॉक सेज कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी इज कंडीशनल। इफ द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स योर राइट्स you have to obey it, otherwise you can start a rebellion. अब ये कहना चाहिए कि when he said this, उसका ये नहीं था ख्याल कि हर रोज़ रिबेलियन हो जाएगी। This was an exceptional last resort कि you can even rebel against the government. Normally the government would know कि कानून ऐसे बनाएं, इस किस्म की बातें करें जिससे प्रॉपर्टी भी हो, बिजनेस राइट्स भी आएँ, नई प्रॉपर्टी क्लासेस को राइट टू वोट मिले। तो इन अ वे पार्लियामेंट जो सिर्फ एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी की डोमेन थी, वहाँ पे अब बुर्जुआ यानी मिडिल क्लास के कामयाब लोग जिनके पास प्रॉपर्टी आ गई थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हुई और उनका गवर्नमेंट में एक नुमाया रोल भी पैदा हुआ। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉक is what modern liberal democracy is all about. समझ गए आप? और एक और बात जो उन्होंने की थी,
देयर इज अ नेचुरल लॉ डिराइविंग फ्रॉम गॉड. एक बात जो इंटरेस्टिंगली मार्क्स लॉक ने की वो भी बता दूं. लॉक ने यह भी लिखा कि राइट्स यानी हकूक जो हैं ये सिर्फ उनको मिल सकते हैं जो खुदा में यकीन रखते हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से तो ये राइट्स आते हैं नेचुरल लॉ. लिहाजा ही वॉज इन हिज ओन टाइम्स स्टिल वेरी स्ट्रिक्ट. सो ही सेड एथिस्ट जो हैं उनको राइट टू कोई राइट्स नहीं होने चाहिए बिकॉज वो तो खुदा में नहीं मानते. तो ये एक फैक्टर भी है जिसका मैंने जिक्र अपनी जिना वाली किताब में भी किया है जब मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की है कि लॉक की आर्गुमेंट को इस्तेमाल किया गया विदाउट परहैप्स नोइंग इट बाय लियाकत अली खान एंड द रेस्ट कि भाई ये तो मुसलमानों का मुल्क है इसलिए मुसलमानों के ज़्यादा राइट होंगे, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के कम राइट्स होंगे. तो ये तो लॉक की एक आर्गुमेंट है जो मैं समझता हूँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ज़माने में इस्तेमाल की गई. एक और बात, लॉक ने प्रॉपर्टी को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी थी जैसे मैंने बताया है. तो इसके बरक्स जो थर्ड थिंकर हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, रूसो जो फ्रेंचमैन हैं, उन्होंने अब क्वेश्चन था कि व्हाट आर स्लेव्स. फॉर लॉक स्लेव जो है ही इज़ योर प्रॉपर्टी. यू कैन सेल हिम, यू कैन मेक हिम वर्क, यू कैन डू वट एवर विथ योर स्लेव. और रूसो ने कहा था कि अ नेशन विच एनस्लेव्स अदर्स इज़ नॉट फ्री इटसेल्फ. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, स्लेवरी के ख़िलाफ़ दिया था. तो इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये अमेरिकन सिविल वॉर हुई ना 1861, 62 के 63 के दौर में, तो दोनों तरफ से स्लेवरी के हक में लॉक को जिक्र किया गया कि लॉक ने कहा था जी ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है. साउथ वाले ये कहते थे, सदर्न स्टेट्स. नॉर्थ वाले जो हैं वो रूसों की बात करते थे कि जो लोग स्लेव रखते हैं वो खुद फ्री नहीं है बिकॉज इट्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो देखें पॉलिटिकल थियरी जो है, मैं समझता हूँ लॉक का इन्फ्लुएंस आज भी जो होती है ना लिबरल डेमोक्रेसी में, वहाँ पे लॉक्स इज़ वेरी मच, उसकी रीजनिंग वहाँ पे है. बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल को भी हम लेंगे और बाकियों को लेंगे, बट ओरिजिनली आई वुड से लॉक. जबकि हॉब्स की थियरी है जहाँ पे सिविल वॉर हो और ये हो तो एक डिक्टेटरशिप आती है तो वो कहते हैं भाई हम सिक्योरिटी ऑफ लाइफ तो आपको देंगे बट वी विल रिस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम्स टू सी टू इट कि लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाए. तो आप देखें इन दोनों थिंकर्स को आप अपने इर्द गिर्द अप्लाई भी कर सकते हैं व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग पॉलिटिक्स. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. दिस इज़ जॉन लॉक, द थियरिस्ट, द सेकंड थियरिस्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी. दोनों लॉक और हॉब्स बुनियादी बात ये कर रहे हैं कि स्टेट जो है वो फ्री ह्यूमन विल यानी आज़ाद लोगों की आज़ाद राय से स्टेट कायम होती है. लिहाजा स्टेट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट समथिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स. फॉर हॉब्स लाइफ, फॉर लॉक life and property. So I hope this helps you understand Locke and distinguish him from Hobbes. Thank you very much, Ji. All the best.